हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे माय हीरो एकेडमिया के सीजन 5 का सेकंड एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए, जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एंडवर पूरी तरह से पट्टियों में बंधा हुआ होता है और वो उस समय को याद करता है जब नॉम के मरने के बाद वहां पर डाबी आता है और वो एंडवर को देखकर बोलता है, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर आओगे। और वो बोलकर अपना कॉर्क यूज करके चारों ओर फ्लेम क्रिएट कर देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि एंडवर बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है और वो डाबी को देखकर बोलता है, लीग ऑफ विलन्स का मेंबर डाबी। और वो उस समय को याद करता है जब उसने एक हीरो स्नैच को मार दिया था। और वो डाबी से पूछता है, मैंने सुना कि तुमने स्नैच को मार दिया। जिस पर डाबी बोलता है, कौन? मुझे याद नहीं है। खैर वो सब छोड़ो, चलो थोड़ी बात करते हैं क्योंकि अभी बहुत अच्छा समय है। और ये सुनकर एंडवर खड़ा होने की कोशिश करता है, मगर वो इतना ज्यादा जख्मी होता है कि वो दोबारा गिर जाता है। और ये देखकर हॉक बोलता है, एंडवर रेस्ट करो, इसे मैं देखता हूँ। मेरे पास बस छोटे फेदर्स हैं, मगर फिर भी मैं इसे संभाल सकता हूँ। और ये सुनकर डाबी बोलता है, शांत हो जाओ, मैं बस यहाँ पर अपना नॉम लेने आया हूँ। मेरे पास कोई तरीका नहीं है जिससे मैं जीत जाऊं। और वो उनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हुए बोलता है, उन दो टॉप हीरोज से तो बिल्कुल नहीं जो इस समय जख्मी है। और वो उन दोनों पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी रैबिट वहां आ जाती है और उसके ऊपर एक जबरदस्त किक मारती है, मगर वो साइड हो जाता है और उसके किक में इतनी पावर होती है कि जमीन के कंक्रीट के टुकड़े हो जाते हैं। और वो बोलती है, मैंने न्यूज देखा और यहाँ पर दौड़ते हुए आ गई। और वो डाबी से बोलती है, तुम लीग ऑफ विलन्स के मेंबर हो, है ना? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और रैबिट को देखकर डाबी बोलता है, यार यहाँ तो मजा बढ़ता ही जा रहा है। और ये बोलकर वो उजीको को टेलीपोर्ट करने के लिए बोलता है। और ये उजीको कौन है और इसका लीग ऑफ विलन से क्या कनेक्शन है, वो हम आगे आने वाले एपिसोड में जानेंगे। तो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं और हम देखते हैं कि डाबी के मुंह से कुछ ब्लैक लिक्विड जैसी चीज निकलने लगती है और उसकी पूरी बॉडी को कवर कर रही होती है। और डाबी एंडवर से बोलता है, बाद में मिलते हैं नंबर 1 हीरो। मुझे यकीन है कभी न कभी हमें बात करने का मौका जरूर मिलेगा और तब तक के लिए अपना बेस्ट देना। और वो चिल्लाते हुए बोलता है, मरना मत एनजी तोदोरोकी। और तभी रैबिट उस पर एक किक मारते हुए बोलती है, मुझसे बात करो। और जैसे ही वो उस पर किक मारती है, वो उस पूरे लिक्विड में कवर होकर वहाँ से गायब हो जाता है। और उसके जाने के बाद रैबिट उन दोनों से पूछती है, ये वही चीज थी ना जो कि कामिनो में मिली थी? और हॉग एंडवर की तरफ देखते हुए बोलता है, जो भी हो ये केस अभी के लिए खत्म हो चुका है। जिस पर एंडवर बोलता है, नहीं, ये बस शुरुआत है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और एक वेयर हाउस में हम डाबी और हॉग को देखते हैं। और हॉग उसके गर्दन पर अपना स्ट्रॉन्ग और शार्प फेदर को एम करके बोलता है, वहाँ काफी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। और ये सुनकर डाबी बोलता है, ऐसा क्या? और हॉग बोलता है, क्या हम बेहतर तरीके से साथ में काम कर सकते हैं डाबी? और डाबी उससे बोलता है, मुझे लगा तुम्हारे पास बस छोटे ही फेदर्स बचे हैं। जिस पर हॉग बोलता है, मैं ऐसे ही खाली हाथ एक झूठे आदमी से मिलने नहीं आ सकता। और वो आगे बोलता है, हमारा प्लान कल का था, वो भी वेयर हाउस में, जो कि बाद में सिटी के बीचों बीच बदल गया। और वो भी उस नॉर्म के साथ जिसकी पावर अलग ही लेवल पर थी, जैसा हमने आज तक कभी नहीं देखा। मैं सोच रहा था कि तुम्हें मुझे ये सब एडवांस में ही पहले बता देना चाहिए था। और ये सुनकर डाबी बोलता है, मैंने अपना मन बदल लिया था। और क्या मैंने पहले ही नहीं बता दिया था कि ये एक नॉर्म टेस्ट परफॉर्मेंस होगा? मगर यही सेम चीज तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है। तुमने कहा था कि तुम एक रैंडम हीरो लेकर आओगे। नंबर 1 हीरो एक अच्छा टेस्ट नहीं था। और हॉग उससे बोलता है, नंबर 1 हीरो को काफी चोट आई है, मुझे लगा मैं तुम्हें खुश कर पाऊंगा और मैंने अपना कोई भी प्रॉमिस नहीं तोड़ा है। और तुम हो वो जो अपने प्रॉमिस पर खड़ा नहीं उतरा। और ये सुनकर डाबी बोलता है, मेरी गलती नहीं है, मैं अचानक से नंबर 2 हीरो को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। और वो उससे आगे पूछता है, ये मानना बहुत मुश्किल है कि ये उस आदमी की हरकत है जो मेरे साथ काम करना चाहता है। जिस पर हॉग बोलता है, मैं एक हीरो के तौर पर लोगों के ट्रस्ट को लूज नहीं कर सकता हूँ। जितना ज्यादा लोग मुझ पर ट्रस्ट करेंगे, उतना ही ज्यादा मैं आसानी से इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाऊंगा। क्या तुम्हें दूर का सोचना आता है? और ये सुनकर डाबी वहां से जाने लगता है। और हॉग बोलता है, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लीग की चिंता है डाबी। और जाते हुए डाबी बोलता है, जो भी हो, मगर इस समय मैं तुम्हें बॉस से मिलने नहीं दे सकता हूँ। मैं तुमसे बात करता रहूंगा हॉग। और दूसरे सीन में हमें वो समय दिखाया जाता है जब हीरो एसोसिएशन के लोग हॉग को लीग ऑफ विलन ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। और ये सुनकर हॉग बोलता है, क्या? 1 मिनट, मैं कुछ समझा नहीं।
आप लोग एक सर्च टीम बना रहे हैं ग्रैंड टोरिनो और बाकियों के साथ, है ना? और ये सुनकर वो ऑफिसर पूछता है, तुमने ये कहाँ से सुना? और ये सुनकर हॉक अपने मुंह पर हाथ रख लेता है और लेडी ऑफिसर बोलती है, इसी एग्जैक्ट कारण के लिए हम तुम्हें चाहते हैं हॉक, तुम्हारी आंखें और कान बहुत तेज हैं। और मेल ऑफिसर बोलता है, कामिनो बैटल के दौरान हमें किडनैप हुए विक्टिम्स की सेफ्टी की चिंता है, इसलिए हमें जल्दी करना होगा। हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी और हमने अपोनेंट के स्ट्रेंथ को गलत आंका। उस डार्क ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, खास तौर पर उन बायो इंजीनियर्ड ह्यूमन नॉर्म्स के बारे में। क्या ये कुछ ऐसा है जो बस ऑल फॉर वन के पावर के साथ ही हो सकता है? और वो आगे बोलता है, अगर हम लीक्स के बारे में ज़्यादा नहीं समझेंगे तो हम वही गलती बार बार दोहराते रहेंगे। और ये सुनकर हॉक बोलता है, तो आप चाहते हैं कि जब मैं उनके साथ रहूं तो मैं उनके जरिए खड़ी की हुई परेशानी और मुसीबतों को अनदेखा कर दूं? और ये सुनकर वो ऑफिसर बोलते हैं, हम तुम्हें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तुम ऐसे हो जो इसे इग्नोर कर सकते हो। तुम्हें प्रेस्टीज और फेम नहीं चाहिए और तुम्हारी आंखें तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल पर फिक्स्ड है। और यहाँ पर उस ऑफिसर का कहने का मतलब ये है कि हीरोज लोगों को बचाकर नंबर 1, नंबर 2 या ऐसी ही टॉप पोजीशन पर आना चाहते हैं और रिकॉग्नाइजेबल बनना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई हीरो क्राइम के दौरान लोगों को नहीं बचा पाता है तो उसकी रैंकिंग धीरे धीरे घटने लगती है और वो लोगों की आंखों से धीरे धीरे गायब होने लगता है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए कि किस तरह से हॉक को फेम और प्रेस्टीज नहीं चाहिए, इसीलिए ऑफिसर्स हॉक को चुनते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉक एंडवर से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है और वो एंडवर को देखते हुए अपने मन में बोलता है, एंडवर मुझे माफ़ करना। और यहाँ दूसरी तरफ डाबी एंडवर की बात को याद करते हुए बोलता है, अच्छा वो आदमी स्नैच। और वो स्नैच की बात को याद करता है जिसमें वो बोलता है, क्या तुमने कभी उन लोगों की फीलिंग्स के बारे में सोचा है जिन्हें तुमने पीछे छोड़ दिया? और वो याद करते हुए डाबी बोलता है, मैंने उन चीज़ों के बारे में इतना सोचा कि मैं पागल हो गया। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि हॉक और एंडवर सड़क पर जा रहे होते हैं और हॉक उससे बोलता है, ये कमाल का है ना कि तुम्हें बस 2 ही दिन वहाँ रुकना पड़ा, और ये भी अच्छा है कि तुम्हारे पास अब भी तुम्हारी लेफ्ट आंख बची हुई है। और वो आगे बोलता है, ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर देना। और ये सुनकर एंडवर बोलता है, अपने आप को इसका जिम्मेदार मत मानो, मेरी इंजरीज मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये सुनकर हॉक पूछता है, जब मैं भी इंजर्ड हो जाऊंगा तो क्या मैं भी ये लाइन यूज़ कर लूँ? और एंडवर उससे बोलता है, वो नॉर्म सीधे हमारी तरफ आया उसी सेम दिन जब हम यहाँ पहुँचे, क्या ये कोई कोइंसिडेंस था? और ये सुनकर हॉक बोलता है, 2 टॉप हीरो एक साथ स्टेशन पर घूम रहे हैं, ये तो किसी का भी ध्यान खींच सकता है। तो शायद दुश्मनों को लगा होगा कि हम दोनों को एक ही बार में वो खत्म कर पाएगा। और ये बोलकर वो अपने मन में बोलता है, मुझे बुरा लग रहा है, मैं उस समय टाउन में घूमते हुए वो हरकतें इसलिए कर रहा था ताकि यही सेम बहाना मैं बना सकूं। और वो आगे बोलता है, और ये भी हो सकता है कि वो नॉर्म के रूमर्स हीरो को पकड़ने का कोई चारा हो, हमें उन टीम के साथ कांटेक्ट करना चाहिए जो लीक्स को ढूंढ रहे हैं। और एंडवर उससे बोलता है, संभल कर रहना, अगर तुम इसे इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो तो उनसे निपटने के लिए तुम्हें उनके लेवल का स्ट्रेंथ चाहिए होगा। और ये सुनकर हॉक पूछता है, क्या तुम मेरा बॉडीगार्ड बनने का बोल रहे हो? और एंडवर बोलता है, भस्म कर दूंगा मैं। और मेट्रो के अंदर जाते हुए हॉक बोलता है, एक बार मेरे फेदर्स दोबारा से आ जाएं तो मैं अपनी ड्यूटी पर वापस लौट जाऊंगा, इसमें शायद मुझे 1 या 2 दिन लग जाए। और एंडवर मेट्रो के अंदर एंटर करता है और हॉक बाहर से पूछता है, क्या तुम भी ब्रेक लोगे? जिस पर एंडवर बोलता है, हाँ बिल्कुल। और हमें पास्ट में हॉग और हीरो एसोसिएशन के बीच वाली कन्वर्सेशन दिखाई जाती है और हॉग उनसे पूछता है, क्या ये सब जरूरी है? जिस पर वो लेडी बोलती है, ये एक प्रपोजल है, लीग ऑफ विलन्स में हम अंदर और बाहर दोनों तरफ से घुसकर उन्हें खत्म कर देंगे। और ये सुनकर हॉक बोलता है, एक प्रपोजल? आप जानते हैं ना कि मैं इसे मना नहीं कर पाऊंगा। और वो लेडी बोलती है, फॉर्चुनेटली तुम कामिनो के दौरान नहीं थे। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट होता है और कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। एक बच्चे ने सबको बचाया, सभी को, इतने बड़े इंसिडेंट से, मुझे तो विश्वास नहीं होता। और हमें उसी लेडी की आवाज़ आती है जो प्रेजेंट में हॉक को लीग ऑफ विलन्स ज्वाइन करने के लिए बोल रही है, उस बच्चे को ढूंढो। और हमें ऑफिसर की आवाज़ आती है, इस बच्चे के पास नेचुरल गिफ्ट है। और हम देखते हैं कि हीरो एसोसिएशन हॉक को ढूंढ लेते हैं और हॉक के हाथ में हम एंडवर के टॉय को देखते हैं। और हमें एक ऑफिसर की आवाज़ आती है, इसे हीरो बनना चाहिए, हम तुम्हारी फैमिली को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। और प्रेजेंट में हॉक बोलता है, लीग ऑफ विलन्स का सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन, अगर मेरा नाम खराब होकर के सभी का काम आसान कर सकता है तो मैं ये करूँगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंडवर की फैमिली साथ बैठकर खा रही होती है। तभी वहाँ पर एंडवर पहुँचता है और एंडवर को देखकर फ्यूमी बोलती है, आपका स्वागत है,
और उन्हें देखकर एंडवर बोलता है काफी समय हो गया है। और फूमी बोलती है शोतो को आज के लिए कैंपस छोड़ने का परमिशन मिला है। मैंने उसके टीचर को भी अंदर आने को कहा मगर उन्होंने मना कर दिया। खैर चलिए सेलिब्रेट करते हैं आपके इस बड़े सक्सेस के लिए। और शोतो एंडवर को देखकर बोलता है तुम्हारे चेहरे पर बहुत खतरनाक चोट आई है। और फूमी शोतो और नात्सुओ से बोलती है तुम्हें याद है ना, तुम दोनों ने प्रॉमिस किया था कि तुम आज के दिन को सेलिब्रेट करोगे। डैड आखिरकार वापस से अपनी फैमिली और सभी चीजों के बारे में सोच रहे हैं। भले ही तुम उनसे नफरत करते हो मगर कम से कम अपने चेहरे पर तो इसे मत दिखाओ। और उसे ये बात करते हुए एंडवर बोलता है मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। और नात्सुओ खड़ा होते हुए बोलता है मुझे माफ करना बहन, मगर मैं ये नहीं कर सकता हूँ। और ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है। और एंडवर उससे बोलता है नात्सुओ अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो बोल दो। और ये सुनकर नात्सुओ गुस्से में बोलता है बोल दो, मुझे आज जाकर के पता चला कि सोतो को सोबा पसंद है क्योंकि तुम उसे हम फेलियर्स के साथ रखना नहीं चाहते थे। और वो आगे बोलता है न जाने किस कारण से माँ और बहन दोनों ही तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हो गए हैं, मगर मेरे लिए तुम अब भी वही पागल और बेवकूफ हो। ऐसा लगता है कि तुम बदल गए हो लेकिन तुम पूरी तरह से कुछ भी नहीं बदल पाए। हमें इग्नोर करना, भले ही तुम नंबर 1 हीरो बन चुके हो और तुमने खतरनाक दुश्मनों को हराया है, मगर इससे मेरे मन से वो सारी चीजें गायब नहीं होने वाली जो तुमने माँ के साथ किया। माँ का चिल्लाना, शोतो का रोना और जो हमारे बड़े भाई टोया के साथ हुआ। तुम्हारा सिर्फ खुद का मन बदला है, हमारा नहीं। मुझे घिन आती है तुमसे। और ये सुनकर उस पूरे रूम में शांति हो जाती है। और एंडवर बोलता है मैं तुम सभी से बात करने के लिए तैयार हूँ। और ये सुनकर नात्सुओ गुस्से में बोलता है ऐसा क्या। और वो फूमी से बोलता है माफ करना बहन, मैं चलता हूँ, खाने के लिए थैंक्स। और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। और फूमी बोलती है ये अच्छा नहीं हुआ। शोतो ने माँ को देखना शुरू किया और पापा समझौता कर रहे हैं। माँ ने स्माइल करना शुरू किया। मुझे लगा कि आखिरकार हम एक फैमिली की तरह एक्ट कर सकते हैं। और वो रोते हुए शोतो से बोलती है मैं काफ़ी खुश थी शोतो। और वो फूमी से बोलता है बहन, मैंने पहली बार नात्सुओ को इतना इमोशन शो करते हुए देखा। और ये सुनकर फूमी चुप हो जाती है। और हम टीवी को देखते हैं जिसमें रिपोर्टर बोल रही होती है फाइट के 2 दिन बाद नंबर 1 हीरो के लिए ओपिनियन चेंज हो रहे हैं। और एक लेडी बोलती है क्या वो ठीक है, वो खून से लथपथ था। और दूसरा बोलता है लीग वापस आ गए हैं, है ना। हमने पहले भी बहुत सारे नॉर्म्स को पकड़ा है। उसे उस लेवल के विलन के साथ लड़ने में बहुत परेशानी हो रही थी। और वो सभी सुनते हुए फूमी चिल्लाते हुए बोलती है बंद कर दो इसे, बंद कर दो। तभी शोतो बोलता है नहीं जरा सुनो। और टीवी में हम उसी बच्चे को देखते हैं जो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है वो हमारे लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहा है, जरा देखो। और एक दूसरा पर्सन बोलता है मैं पहले एच शॉट का फैन था मगर अब से मैं उसका हूँ। और एक और पर्सन बोलता है मैं भी एक फायर टाइप हूँ, तो सच बताऊँ तो मैं काफी खुश हूँ। और वो रिपोर्टर आगे बोलती है वो लड़का जरा देखो उसे, नाम से फेमस हुआ है। उसकी चीखों ने काफी लोगों के दिल को एंडवर की तरफ मोड़ दिया है। और उसे देखकर एंडवर बोलता है ये तो वही लड़का है। और शोतो टीवी को देखते हुए बोलता है नंबर 1 हीरो एंडवर बहुत कमाल का था, मगर नात्सुओ ने जो भी कहा उससे मैं एग्री करता हूँ। मैं तुम्हें उन सभी चीज़ों के लिए माफ़ नहीं कर सकता जो तुमने माँ के साथ किया। तो एक पिता के रूप में मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे चीज़ों को ठीक करोगे, क्योंकि मैं जानता हूँ एक छोटी सी चीज़ भी आदमी को बदल सकती है। और शोतो की ये बात सुनकर फूमी खुश हो जाती है। और एंडवर अपने मन में बोलता है मैं नंबर 1 हीरो बनना उस तरीके से नहीं चाहता था जैसे मैं अभी बना हूँ। मैं अपने हीरो के काम को अपने मन में शर्म लेकर कर रहा हूँ। आखिर पावर है किस लिए। और वो ऑल माइट के साथ अपने कन्वर्सेशन को याद करते हुए बोलता है जब उसने मुझसे वो सब कहा तो अचानक से मेरे मन में एक चीज़ आई जो बहुत सिंपल थी, एक ऑर्डिनरी फीलिंग। मुझे उनके फ्यूचर की गारंटी चाहिए। और वो आगे बोलता है अगर जो टॉप पर है उसका यही काम है तो फिर आखिर वो फ्यूचर कहाँ गया जो मैंने चुना था। मैं इतने समय बाद बस माफ़ी नहीं मांगूंगा। और ये सब सोचकर वो जाने लगता है। और जाते हुए देखकर फूमी बोलती है डैड आप कहाँ जा रहे हैं। जिस पर एंडवर बोलता है फूमी मुझे सभी चीज़ों के लिए माफ़ करना, मुझे नात्सुओ से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। और वो नात्सुओ के पास बढ़ते हुए बोलता है भले ही बहुत लेट हो चुका है मगर फिर भी मुझे ये करना है क्योंकि मेरे पास बस यही एक रास्ता बचा है। और हमें दूसरे सीन में डोर्म का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिडोरिया प्रैक्टिस के दौरान काफ़ी थक चुका होता है और उसकी आवाज़ आती है बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग के बाद मैंने ऑल फॉर वन पर काम किया और बेड पर जाते ही सो गया और मैंने एक सपना देखा। और हम देखते हैं कि मिडोरिया
एक अलग ही जगह पर अपनी आंखों को खोलता है और उसकी पूरी बॉडी किसी चीज से कवर होती है, उसके आंखों और उसके राइट हैंड को छोड़कर। और उसकी आवाज़ आगे बोलती है, मेरे आंखों के सामने एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी थी, अपने चेहरे पर टफ एक्सप्रेशन लेकर, और उसके बगल में काफ़ी सारे लोग थे जिन्हें मैं नहीं जानता। मुझे पहले भी ऐसे सपने आए थे, मगर ये वाला बहुत ज़्यादा क्लियर है। ऑल फॉर वन के पुराने होल्डर। और मिडोरिया अपने आप से बोलता है, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ और बस अपना राइट हैंड ही हिला पा रहा हूँ। यहाँ पर 2 और भी हैं। और उसे ऑल माइट की बात याद आती है, ये पावर एक दूसरे को पास किया जाता है। ये वो पावर है जो सदियों से पास होते हुए आई है। ये उनकी आवाज़ है जो मदद करने के लिए आगे बढ़े। और उसकी आगे आवाज़ आती है, और मुझे मिलाकर 8 ऑल फॉर वन के सभी सक्सेसर्स, और मैं 9वां। तभी उसे एक और विजन दिखता है जिसमें ऑल फॉर वन ओरिजिनल वन फॉर ऑल यानी अपने भाई से बोलता है, मेरे प्यारे बेवकूफ़ भाई, आखिर तुम इतना रेजिस्ट क्यों कर रहे हो? जिस पर वन फॉर ऑल बोलता है, क्योंकि तुम गलत हो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। और ये सुनकर ऑल फॉर वन बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आया हूँ। क्या टॉलरेंस तुम्हारे जस्टिस का पार्ट नहीं है? और ये सुनकर ऑल फॉर वन बोलता है, इस समय दुनिया केओस में है। मेटा पावर को तुम्हें और ज्यादा खुद के इंटरेस्ट के लिए यूज नहीं करना चाहिए। तुम बस खुद के बारे में सोच रहे हो। और तभी वहाँ पर 2 और पर्सन अपीयर होते हैं और ऑल फॉर वन बोलता है, इस आदमी का मूड ट्रांसफॉर्म हो गया। ये बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है जो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखता है, मगर इसे सताया गया, इसे मॉन्स्टर और एक बीमारी कहा गया, और यहाँ तक कि इसके पेरेंट्स भी इससे दूर रहने लगे। और वो दूसरे पर्सन के बारे में बोलता है, इस आदमी के पास कोई मेटा पावर नहीं है। एक शाम जब ये अपने काम से लौट रहा था तो कुछ मेटा पावर गैंग ने इस पर अटैक कर दिया, और इसका स्टन गन जिस पर ये डिपेंड करता था यूजलेस निकला। और उन दोनों से चिल्लाते हुए वन फॉर ऑल बोलता है, नहीं, तुम लोग वापस नहीं आ पाओगे। और पहले वाला ऑल फॉर वन से बोलता है, प्लीज जल्दी करो। और ऑल फॉर वन उन दोनों के पावर्स को स्विच कर देता है, जिसके कारण पहले वाले का मुंह नॉर्मल हो जाता है और दूसरे वाले के शरीर से स्पाइक्स निकल जाते हैं। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ऑल फॉर वन उनसे पूछता है, जब मैं मुसीबत में पड़ूंगा तो क्या तुम मेरी मदद करने के लिए आओगे? और पहले वाला अपने फेस को छूते हुए खुशी से बोलता है, हाँ बिल्कुल। और दूसरा वाला अपने नए पावर्स को देखते हुए बोलता है, हाँ मैं भी। और ऑल फॉर वन अपने भाई से पूछता है, तुम आखिर किस दुनिया के बारे में बात कर रहे हो छोटे भाई? मैं अपने पावर को लोगों की मदद करने के लिए यूज करता हूँ। और ये सुनकर वन फॉर ऑल बोलता है, तुम बस बहकाने वाली बातें कर रहे हो। तुमने अभी बस अपने कलेक्शन में 2 और नौकर जोड़े हैं। जिस पर ऑल फॉर वन बोलता है, मुझे उन लोगों की जरूरत है जिन पर मैं डिपेंड हो सकता हूँ। मुझे रिजेक्ट करके तुम उनके हैप्पीनेस को रिजेक्ट कर रहे हो। इस दुनिया में जहाँ पर ह्यूमन फॉर्म गायब हो चुका है, मैं अपने पावर के साथ ऑर्डर को वापस लाऊंगा। आखिर हम दोनों में से कौन खुद के लिए काम कर रहा है? और ये सुनकर वन फॉर ऑल बोलता है, आखिर ये किस तरह का ऑर्डर है जहाँ पर तुम लोगों को बस अपने एडवांटेज के लिए यूज कर रहे हो? तुम्हें तो ये भी याद नहीं होगा कि आखिर तुमने कितने लोगों के साथ खिलवाड़ किया और उन्हें फेंक दिया। और ये बोलकर वो ऑल फॉर वन के पास बढ़ने लगता है। तभी एक और पर्सन आकर उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है और बोलता है, मैं तुम्हें इनका इंसल्ट करने नहीं दे सकता। और ऑल फॉर वन उससे बोलता है, जरा संभाल कर, वो मेरा भाई है, बेचारा, बिना किसी मेटा पावर के जन्मा। बिना पावर के तुम किसी के साथ लड़ भी नहीं सकते हो। तब भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरे छोटे भाई। तुम मेरी एक लौती फैमिली हो। मैं तुम्हें हर वो चीज़ देने के लिए तैयार हूँ अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो। और दूसरे विजन में हम देखते हैं कि वन फॉर ऑल एक जेल में बंद होता है और ऑल फॉर वन वहाँ आकर बोलता है, तुमने फिर से खाना खाना बंद कर दिया? और वन फॉर ऑल बोलता है, मैं वो नहीं बनने वाला हूँ जो तुम चाहते हो। और ऑल फॉर वन बोलता है, तुम जानते हो वो अपनी पावर्स को उन लोगों पर यूज़ करते हैं जो मेरे ऑर्डर्स को मानने से मना कर देते हैं। मेरे दोस्त मुझसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं, मेरी हर बात को मानते हैं। ये उस कॉमिक की तरह है जो हम बचपन में पढ़ा करते थे। और ये सुनकर वन फॉर ऑल बोलता है, तुमने बस वॉल्यूम 3 तक ही पढ़ा था। उसके आगे उस दुनिया में जहाँ पर डीमन किंग राज करता था, एक हीरो ऑफ जस्टिस आया जिसने पूरी दुनिया को बचाया। क्या तुम्हें पता नहीं है बड़े भाई, पूरे लोग एंड में हमेशा हारते हैं। और ऑल फॉर वन फॉर ऑल के मुंह को पकड़कर बोलता है, ड्रीम्स रियलिटी बन चुके हैं। एक रियलिटी हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता है। इस रियलिटी में जहाँ तुम मेरे आगे नहीं झुकते हो, मगर फिर भी मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये बोलकर वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए भी एक मेटा पावर ढूंढी है,
तुम अपनी कमजोर बॉडी के साथ उसे यूज कर पाओगे। और चिल्लाते हुए 1 for all बोलता है, रुक जाओ। और तभी वो विजन गायब हो जाता है और 1 for all मिडोरिया से डायरेक्टली बोलता है, मैं तुम्हें और दिखाना चाहता हूँ, मगर तुम मुश्किल से अपने पावर के 20% पर हो। सावधान रहना, हम लिमिट के आगे आ चुके हैं। और वो उसके हाथों को टच करते हुए बोलता है, मगर ये ठीक है, तुम अकेले नहीं हो। और यहाँ रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि मिडोरिया अपनी आंखें खोलता है और उसका राइट हैंड 1 for all के साथ एक्टिवेटेड होता है। और यही खत्म होता है ये एपिसोड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं।